यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? जब हम आईपीसी, भारतीय दंड संहिता जब एक है, भारतीय दंड प्रक्रिया सब एक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब एक है, जब किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है, उस अपराध के लिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए जब एक कानून है, तो बाकी जो कानून है वो अलग अलग क्यों? आज उत्तराधिकारी अधिनियम के अंदर कानून अलग क्यों? आप शादी के लिए कानून अलग क्यों? आप बच्चों के लिए अलग कानून क्यों? वो भी तो कानून एक ही होना चाहिए, उसमें अलग अलग कानून क्यों? तो इसलिए जो सिविल कोड है, सिविल कोड का जो उद्देश्य जो अब तक हम जो एक अधिवक्ता समझा है, उसमें ये है कि एक ही कानून हो, सब में अलग अलग कानून नहीं हो। उसी रूपरेखा के अनुसार हमारा ये मत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। सर, ये देश सेकुलर देश है ना, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनका बोर्ड भी चलता है, तो वो अपने उनका जो धर्म के हिसाब से भी कानून चलता है तो उसका पालन करेंगे। अगर ये जबरदस्ती लाया गया तो फिर एक तबका भी इसमें बुरा मान जाएगा। ये जबरदस्ती लाया गया नहीं, ये तो है, ये तो है। मैं आपको क्या, आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? जो विरोध कर रहे हैं वही आर्टिकल 44 लेके आए थे। जो आज विरोध कर रहे हैं, जैसे आप कांग्रेस कह रही है कि ये नहीं आना चाहिए। आर्टिकल जब संविधान बना तो संविधान के ज्ञाता, संविधान के बनाने वाले कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, वो कौन थे? कांग्रेस ही तो थे जिन्होंने संविधान बनाया। तो जब वो संविधान के अंदर ये चीज़ लेके आए, क्यों लेके आए? फिर आप बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ आप अपनी जो मौलिक ड्यूटी है, जो आपके कर्तव्य, उनकी भी तो बात करो। जब हमारा देश का जो उद्देशिका है, वो उद्देशिका क्या है? जे देश पूरा संगठित हो, देश समाज पूरा संगठित हो। जब देश और समाज के संगठन की बात कर रहे हैं तो फिर कानून अलग अलग क्यों? कानून भी तो एक जैसे होने चाहिए ना। कानून में अलग अलग गया था क्यों? किसी को 3 शादी करने का अधिकार है, किसी को 4 शादी करने का अधिकार है, और किसी को 1 शादी करने का अधिकार है। क्यों कानून अलग अलग व्याख्या क्यों करिए? जो कानून में सभी चीजें एक हो। मुस्लिम धर्म के आधार पे धार्मिक रूप से गलत उच्चारण कर रहे हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो प्रक्रिया जो कानून डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट बना रहा है, वो धर्म के आधार पे नहीं बना रहा। आज मैंने जैसे आपको कहा आईपीसी वो एक है, वो धर्म के आधार पे नहीं है। अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको भी वही सजा है, और अगर कोई दूसरी जाति का कोई मर्डर करेगा तो उसी को वही सजा है, दूसरी पंथ का कोई मर्डर करेगा तो उसी को वही सजा है, और दूसरे धर्म का कोई मर्डर करेगा तो उसी को सजा है। जब एक कानून में एक सजा सबके लिए इक्वल है, तो फिर वो धर्म के आधार पे ये जो बाकी की जो दूसरे कानून बनेंगे वो अलग अलग क्यों बनेंगे? वो भी तो एक होना चाहिए ना। इसीलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो तो बोल रही है हमारे लिए खतरनाक है, आ जाएगा तो फिर हम खतरे में हो जाएंगे। देखो मैं बताऊँ, हिंदुस्तान के अंदर जब 370 हटाने की बात की, तब आपकी जो मीडिया में भी ये बातें आएगी कि हिंदुस्तान जल जाएगा, हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, किसी की औकात नहीं है 370 हटाने की। 370 हटा, आज जम्मू कश्मीर कितना खुशहाल है, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आज व्यापार बढ़ रहा है, किस तरीके से व्यवसाय बढ़ रहा है। जब 3 तलाक की बात आई तब ये होगा, हमें ऐसा हो जाएगा, कले मच जाएगी, हिंदुस्तान में बर्बादी आ जाएगी, बहुत दंगे हो जाएंगे। 3 तलाक का कानून बना, आज हमारी मुस्लिम महिलाएं उससे खुश है, हमारी मुस्लिम महिलाओं को एक बहुत बड़ा कानून के अंदर सहायता मिली है। तो यही बात यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो लेके आ रहे हैं, इन्हीं के मुंह पे ये तमाचा होगा। जिस दिन ये कानून आएगा, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। 140 करोड़ जनता इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगी, और वो कहेगी कि ये पहले क्यों नहीं आया। लेकिन सर कुछ हम मुस्लिम से बात करते हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि हम भले ही मर जाएंगे लेकिन अपने शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, शरीयत को लेकर चलेंगे, शरीयत जो हमारा कानून कहता है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अगर शरीयत की बात की जाए तो जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, आप शरीयत की बात की जाए तो जहाँ मुस्लिम कंट्री है, उसमें जो शरीयत कानून है वो क्या कहता है? शरीयत कानून सभी के लिए मानोगे ना। आप चोरी करोगे तो आपको हाथ काट दिया जाएगा, हिंदुस्तान में कानून मानोगे आप? शरीयत में तो वो कानून भी है। आपने बलात्कार किया तो आपको नपुंसक कर दिया जाएगा, आपने किसी का मर्डर किया आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा सार्वजनिक रूप से। तो ये जब शरीयत कानून वो भी तो है, तो आप शरीयत कानून की ऐसी क्या बात करते हो? किसी धर्म के आधार पे कानून नहीं बनता, कानून जनता के आधार पे बनता है। तब एक साइड में तो आप कहते हो हम शरीयत कानून मानेंगे, दूसरी तरफ आप शरीयत कानून को मना करते हो। जो 3 तलाक का कानून है, ये भी तो वो कह रहे थे हमारा शरीयत कानून है, कैसे लागू होगा, कैसे बन रहा है, कैसे मुस्लिम महिलाएं उसका समर्थन कर रही है। ये भी तो आप बता रहे थे कि नहीं साहब ये इसमें नहीं है। आप क्या उसको, वो लोग क्या है कि उसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अलग तरीके से, बल्कि ये देश के हित का कानून है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, देश हित में आना चाहिए। देश हित में आना चाहिए। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता हैं ना, जैसे कि ओवैसी हो गए, ऐसे तमाम नेता हैं जो एक तबके मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो मोदी सरकार कैसे कामयाब रहेगी, कैसे करे कि ये सब खुशी खुशी हो जाए और लोग सड़कों पर ना आए? देखो, इन लोगों को भड़काने का काम है। इनको वोट बैंक कैसा है? इनका वोट बैंक वही है कि जब हम भड़काएंगे, जब हम गलत बात करेंगे, जब हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तभी हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो उनको तो ये करना है। ये तो धारा 370 हटाने पे भी भड़के थे, कुछ भी नहीं हुआ। ये 3 तलाक के ऊपर भी भड़के थे कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनका काम है, वो तो आप
लाओगे कानून तो भी काम है, नहीं लाओगे कानून तो वो भी काम है। अच्छा, आप ये संविधान को आज आपने जो बात की जिन नेताओं की, वो संविधान को एक बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं। जब संविधान को बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं, वो कहते हैं भारत संविधान के अनुसार चलना चाहिए। जब भी डिबेट होती है ओवैसी साहब ये कहते हैं भारत संविधान के अनुसार चलना चाहिए। तो संविधान में आर्टिकल 44 में ये प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो संविधान के अनुसार तो चल रहा है। नरेंद्र मोदी संविधान के अनुसार तो भारत को चलाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आपके पास आ रहा हूँ सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट वीरेंद्र सिंह हुडिल। वीरेंद्र सिंह जी, आप क्या मानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। जब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और स्वतंत्र है 1947 के बाद से, तो यहाँ सब जो 140 करोड़ जनता यहाँ रह रही है, उन लोगों को अगर समानता से खुले में रहने की आज़ादी है, खुले में सांस लेने की आज़ादी है, तो उनके ऊपर रूल और रेगुलेशंस भी वही होने चाहिए। डेफिनेटली ये जब 1949 में ये आ चुका था, तो पिछली जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार या अपने वोट बैंक के हिसाब से इसको लागू नहीं किया। जब अब आज मोदी सरकार इसको करने जा रही है, कुछ अच्छा लागू करने जा रही है, तो ये लोग जो चिल्ला रहे हैं या जो मान लीजिए कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो गलत है। जब ये सब चीज़ें लागू हो जाएगी, अभी आप बता रहे थे कि ओवैसी वगैरह ये सब इस मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, 370 के ऊपर भी ये बोलते थे, हुआ कुछ भी नहीं ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। देखिए वो भी तो बोलते हैं ना मोदी जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके से ये सब कानून ला रहे थे। नहीं, मोदी जी का वोट बैंक तो पूरा अगर अपन माने, अगर केवल मुस्लिम को हटाएं, अगर अल्पसंख्यक को हटाएं, तो पूरा वोट बैंक फिर भी मोदी जी का नहीं है। और अगर आपने ये देखी हो 3 तलाक वाला मुद्दा, 3 तलाक वाले मुद्दे पर जब सब खत्म हुआ तो मुस्लिम महिलाएं और बहनें अब बीजेपी को वोट देने लगी है, तो अच्छा हुआ है। और ये जब कोड आ जाएगा तो देखना आप मुस्लिम्स को वोट देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर काना राम कुमार एडवोकेट। अच्छा, आप ये बताइए क्या चलेगा देश के अंदर, शरीयत कानून चलेगा या फिर संविधान चलेगा? देश के अंदर संविधान चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो ये बात तरह तरह से उठाई जा रही है कि यूसीसी आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ 8 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। 8 करोड़ मुस्लिम, और कम से कम भी नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी कम सैकड़ों की संख्या में ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वो अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार को प्रभावित कर सकते थे। क्यों उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ दोनों बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहाँ आए? 1985 में जब शाहबानो का केस आया इस देश के अंदर, उसमें सबसे पहले यूसीसी की वकालत की गई थी। आर्टिकल संविधान का 44 जो ये कहता है समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। जब आप अभी जो उदाहरण वो दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, ओवैसी का पता नहीं कौन आदमी है इनका, मैं ये कहता हूँ जब इनके ऊपर अपनी पे आती है तो संविधान का रोना रोते हैं, और जब इनका खुद का जब काम निकल जाता फिर कहते हम शरीयत से चलेंगे। ये देश धर्म पर कुछ हद तक आप देखिए, संविधान ये भी कहता है कि प्रत्येक देश में हर धर्म को मानने की और अपनी इच्छा अनुसार उसका व्यवस्था करने की हर देश के नागरिक को स्वतंत्रता है, परंतु पब्लिक हित में उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाई। आप समझना बात को, धर्म को मानो एक सीमा तक उसको स्वतंत्रता दी गई है, आप पब्लिक हित अगर जहाँ पर भी प्रभावित होता है तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में समान नागरिकता संहिता, मैं आपको बता दूं, इस पे बहुत से कानून बने हैं जो मुस्लिमों के लिए प्रॉपर्टी बंटवारे में अलग बात करता है, हिंदू धर्म में अलग बात करता है, कोपार्सनरी में अलग बात करता है, इनहेरिटेंस में अलग बात करता है, शादी विवाह पर अलग बात करता है। तो जब एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश संविधान से गवर्न होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर यही बात अगर हिंदू कहने लग जाएं कि हम सब पहले हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम 5-5, 7-7 जो है शादी करने की हमें इजाज़त मिले, तो सबसे पहले वही लोग रोएंगे जो आज शरीयत का रोना रो रहे हैं। आपको एक बात और बताऊं, हलाला प्रथा है वो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के पूर्ण रूप से खिलाफ है। अगर आप हलाला का मतलब आपको मैं समझाऊं, अगर कोई महिला अगर तलाक देती है अपने पति से और वो दूसरी शादी करना चाहे तो उन्हीं के परिवार में से पहले वो इद्दत की अवधि गुजारेगी, इद्दत की अवधि गुजारने के बाद फिर वो दूसरे मुस्लिम से शादी करेगी, उसके बाद फिर वो सहवास करेगी, फिर वो उससे तलाक देगा और वही 3 महीने की उसे पूर्ण चंद्रमास तक इद्दत की अवधि गुजारनी पड़ेगी। फिर वो उस आदमी से वो तलाक देने के बाद फिर उस आदमी से शादी करेगी जो पहले उससे शादीशुदा था। आप देखिए एक तरह से झन्नुम सी ज़िंदगी हो गई मेरी मुस्लिम बहनों की। क्या एक मुस्लिम बहन का कोई स्वाभिमान नहीं है जो वो एक पति तलाक देने से पहले वो क्या हलाला कराएगी?
ये सबसे बड़ी गरिमा के खिलाफ है और इससे मैं कहता हूँ यूसीसी से ये सब भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी और ये सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान की इससे रक्षा होगी। ये वो लोग आ रहे हैं जिनकी राजनीति चमकानी है, जो वो कहते हैं ना ऑडियो कैसेट की तरह दोनों तरफ से बजने वाले हैं। भला करो तो उनका बोलने की आदत है, नहीं करो तो बोलें, उनका काम यही है। अच्छा करो तो बोलेंगे और भला करो तो बोलेंगे। क्या नाम है आपका? एडवोकेट उजाला पारेख। उजाला जी, ये बताइए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको तो जानकारी हो गया, एडवोकेट हैं आप, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि हमने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, अब जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। और देश के अंदर के माहौल आप देख रही हैं, इसका विरोध किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसके बारे में क्या कहें? देखो, जैसे अनुच्छेद 370 का भी बहुत विरोध हुआ था, उसके बारे में कहा गया था कि खून खराबा हो जाएगा। आज तक हुआ खून खराबा? कुछ नहीं हुआ। किसी भी नई चीज़ को आने के लिए, किसी भी अच्छी चीज़ को आने के लिए सबसे पहले उसका विरोध होता है, और सच्ची चीज़ को साबित करने के लिए आने के लिए किसी भी तरह का कोई रोड़ा आगे नहीं आएगा और वो लागू होकर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल, बिल्कुल ज़रूरत है। जब स्त्री पुरुष दो बराबर चीज़ें बना दी गई है तो उनके लिए जो लॉ भी है वो बराबर एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे समानता का अधिकार दे तो दिया समानता का अधिकार, अब स्त्रियों के अंदर भी पार्शलिटी हो रही है। इस धर्म की स्त्री को अलग कानून के थ्रू गवर्न किया जा रहा है, इस स्त्री को अलग कानून के गवर्न किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, स्त्री का जो एक है तो उन सब के लिए एक सिविल कोड लागू हो जाएगा, और ऐसे ही पुरुष के लिए, ऐसे ही जैसे आईपीसी एप्लीकेबल है अपने पूरे इंडिया में, वैसे ही ये लागू। वो चाहते हैं ना कि अगर बोल रहे कि अगर हमें 4 शादी करने का हमारा जो इस्लाम है वो हमें हक दे रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? हम 4 शादी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? देखो, दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत है कि स्त्री जाति को। कोई भी डोमिनेट करने वाला इंसान कभी भी ये नहीं कहेगा कि इससे किसी को दिक्कत होएगी, उनको तो उससे प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो कोई भी खाली उन्हीं का ही कहना नहीं है, कोई भी उनके जगह पे होगा तो वो यही कहेगा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। नाकामयाब रहेंगे जो लोग, सब लोग इसका विरोध बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई अच्छाई को कोई नहीं रोक सकता है। सर यहाँ पे आ जाइए, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह गुर्जर, एडवोकेट। अच्छा शैलेंद्र जी, आप ये बताइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान ने ये अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 44 में। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा, लगभग 58 साल उन्होंने भारत पर राज किया, तो क्या वो संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाए? एक तरफ तो संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, और जब संविधान को ही लागू करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो आप पीछे हट रहे हो। आप सोचिए, ये सोचने वाला विषय है। जब हम एक राष्ट्र, एक नेशन की बात करते हैं, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हो कि ये इस व्यक्ति के लिए ये कानून होगा, इस व्यक्ति के लिए ये कानून होगा? जब क्रिमिनल लॉज सबके लिए एक हैं, सिविल लॉज सबके लिए एक हैं, तो फिर आप अलग कैसे अपने कानूनों को लागू करा सकते हो? आपको जानकर हर्ष होगा कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू है, और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 भी यही कहता है, लॉ ऑफ इक्वलिटी, हर व्यक्ति समान है और हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आइदर कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, किसी के आधार पर भी। तो यूसीसी आना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं ना कि 24 को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ये सब खाली बस मुद्दा छेड़ा जा रहा है और कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, इस पे लॉ कमीशन ने इस पे रिसर्च किया है, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है। जल्दी लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट लॉ विभाग को दे देगा केंद्र सरकार में, और उस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, हम कोई अलग से तो बात कर ही नहीं रहे, हम जो संवैधानिक सम्मत है, जो संविधान बनाया गया था जब बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय की, जब उन्होंने संविधान बनाया तो उसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 44, जिसमें कहा गया कि भारत में यूसीसी होना चाहिए और हर नागरिक के लिए अधिकार होने चाहिए और एक समान होने चाहिए। तो जब एक समान कानून बन रहा है, जब हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो एक कानून की बात क्यों नहीं? अच्छा, तो कल को चल के हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो उसको ही मानना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो बात हो रही है संविधान के अनुसार देश चलाने की। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम संविधान के रक्षक हैं, हमने संविधान के अनुसार भारत चलाया, आज दिख रहा है ना, आपने सिर्फ तुष्टीकरण की, एक समुदाय विशेष के लिए आपने कानून बना दिया। शाहबानो वाला केस आप भूल गए क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, आपने एक विशेष वर्ग के लिए उनके कानूनों को तवज्जो देते हुए सुप्रीम कोर्ट के कानून को आपने माना नहीं और एक नया कानून लाकर आपने उसको रद्द कर दिया। तो ये क्या है? आज आप देखिए, आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई बहनों को कहना चाहता हूं, जितने मान सम्मान, जितनी सुरक्षा आपको हिंदुस्तान में है, आप अरब कंट्रीज की हालत देख लीजिए जाके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, क्या हो रहा है, इराक, फिर टर्की आज लिबरल हो रहा है। जिस टर्की की ये बात करते हैं,
फारस की बात करते हैं, इराक की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, वहाँ हिजाब पे आंदोलन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? वहाँ लड़कियाँ लिबरल हो रही हैं, वो घूमना चाहती हैं, वो इन बंदिशों से निकलना चाहती हैं। सऊदी अरब तो अपना कानून किसी पे नहीं थोप रहा ना, वो तो बहुत तरीके से शांतिपूर्वक वो असली इस्लामिक कंट्री तो वही मान रहे हैं ना अपने आप को। सऊदी अरब है, टर्की है, वहाँ तो कोई ऐसी बात आ ही नहीं रही, वहाँ तो लिबरल हो रही है, महिलाएं निकल रही हैं। इसी तरह हमने इन मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को देखते हुए ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। बताइए आज क्या राहत नहीं मिली मुस्लिम महिलाओं को? क्या उनको शोषण अत्याचार नहीं झेल रही थी? तो फिर तो कानून जब आ रहा है और वो किसी भले के लिए आ रहा है, सबके भले के लिए आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके मैरिजेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके विल से रिलेटेड हो, तो जब कानून एक बन रहा है, जब देश एक है, जब क्रिमिनल लॉज एक हैं, सिविल लॉज एक हैं, तो अलग क्यों? देखिए विरोधी पार्टी ये बोल रही है ना, जैसे CA NRC हो गया, 3 तलाक हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इन सब के जरिए ये सबको बस मुसलमानों पे खाली जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप मेरे को बताइए, क्या ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी है या नहीं है या नहीं? आप बताइए, वो स्वीकार हुआ नहीं हुआ? वो अपने आप को कितनी अब सुरक्षित मान रही है कि उनके साथ जो अत्याचार होता था, तलाक, चाहे फ़ोन पे, चाहे वर्बली कह के उनको किस तरह की जलालत और हालात झेलने पड़ते थे, वो आज नहीं है। आज कितनी खुश हैं मुस्लिम महिलाएं। तो मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से हिंदुस्तान के यही कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान में सबसे सम्मानित हैं, सुरक्षित हैं, आप यहाँ अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, ये देश आपका, ये मुल्क आपका है। आप अरब कंट्रीज़ की हालत देखिए ना, आप इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करते हो, इस्लामिक कंट्रीज़ की मैंने भी आपको हालत बताई। बांग्लादेश दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान लड़ाइयाँ हो रही हैं, खाने को नहीं है। श्रीलंका की हालत देखिए, और किस तरह से ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन लड़ रहे हैं आपस में ही, हैं वहाँ क्या हालात हैं? फिर क्या बात करते हो? मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे सुरक्षित है। और दूसरी बात को जो ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं मानते कि इनके पूर्वज भी हिंदू थे? ये तो कन्वर्टेड है। आप मेरे को बताइए ना, 700 साल पहले हिंदुस्तान में कौन रहता था? ये तो विदेशी आक्रांता थे। जब मुगल आए तभी तो ये कन्वर्ट हुए। सब कन्वर्ट है, लगभग सब कन्वर्ट है। आप क्या बात करते हो? आप बताइए ना, जब 1100 में 1000 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, जब मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ, तभी तो मुगल आए, तभी तो इस्लाम आया। तो इस्लाम था कहाँ हिंदुस्तान में? ये तो सारे कन्वर्टेड हैं। और आप पूछ लीजिए सऊदी अरेबिया, टर्की और इराक के पास जाके, क्या आप हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई बहनों को अपना मुसलमान भाई मानते हो क्या? वो नहीं मानते इनको असली मुसलमान। बिल्कुल, आप जाके मालूम करिए, आप उनसे पूछिए क्या हालत है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की अरब कंट्रीज में। जाके देखिए, उनको दोयम दर्जा का व्यवहार करते हैं। वो उनको इस्लाम अपने जो उनका इस्लाम है वो तो कहते हैं हम हैं असली इस्लाम को कबूल करने वाले, हम लोग हैं असली लोग। तो फिर हमारे भारत के मुसलमान भाई क्यों गुमराह हो रहे हैं? आप रहिए, और आपको संविधान आर्टिकल 26 के तहत आपको पूरी आज़ादी देता है। आप अपने धर्म को अडॉप्ट करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, धर्म में रहें। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि इन सब मुद्दों का 24 चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये 24 के चुनावों के लिए नहीं है, ये भारत के संविधान को लागू करने की बात हो रही है कि भारत में जो विसंगतियां हैं कानून में, उन सबको समाप्त होने की बात हो रही है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजा भोज, कंपनी सेक्रेटरी। जी, आप ये बताइए, क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी का 24 चुनाव जीतना चाह रही है क्या? नहीं, चुनाव से देखो, अगर आप देखेंगे तो भारत में हर महीने में लगभग कोई ना कोई चुनाव रहता है, किसी ना किसी स्टेट में रहेगा या ना म्यूनसिपलिटी का रहेगा। तो इसको अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम चुनाव से देकर के नहीं देख सकते हैं। ये एक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर व्यक्ति को, हर धर्म को संविधान से चलना चाहिए, और संविधान ये कहता है कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, ये लागू हो जाएगा देश के अंदर, लग रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से धारा 370 हटी, जिस प्रकार से राम मंदिर का जो वर्षों से जो अटका हुआ मामला था, दोनों धर्मों में संघर्ष का माहौल था, आज वो सबके सामने है। एक चींटी तक नहीं मरी, और सबके सामने राम मंदिर बनने जा रहा है। धारा 370 हट गई है। उसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देश में लागू होने जाएगा। कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पे आपको देखने का मिलेगा, केवल और केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावा ऐसे कोई लोग नहीं है जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से समस्या आएगी। सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक मानसिकता से लोग प्रेरित लोग हैं, केवल और केवल उन लोगों को समस्या है, अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम नहीं है।
आखिरी सवाल आपसे ये है कि 24 में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिखाई? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इससे भी अच्छी बहुमत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, हमने एडवोकेट से बात किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उन्होंने विस्तार से इस मुद्दे पे बात किया। आप भी इस मुद्दे को आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर कुछ आपको सवाल है तो सवाल के जरिए हम कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और अपना कमेंट, अपनी विचार को भी कमेंट करके हमें बताइए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर।